जय श्री राम। आज इस वीडियो में हम महादशा और अंतरदशा का अध्ययन तारा मिलान पद्धति के द्वारा करना सीखेंगे, जो कि पूरी तरह से नक्षत्रों के ऊपर आधारित है। देखिए, इस विधि से, इस टेक्निक से दशाओं का अध्ययन करने का सबसे बड़ा फायदा ये मिलता है कि महादशा के अंदर जो सभी 9 ग्रहों की अंतर्दशाएं आती है, तो इस लंबे कालखंड के अंदर कौन कौन सी दशाओं में किस किस प्रकार के परिणाम मिलेंगे, अच्छे, बहुत अच्छे या फिर साधारण, इस बात का अंदाजा हमें एक साथ हो जाता है। तो ये नक्षत्रों पर आधारित है और दशा पद्धति भी जो है नक्षत्रों के ऊपर ही जो है डिपेंड करती है। इसलिए ये पद्धति अपने आप में महत्वपूर्ण है, परंतु इसका उपयोग करने के लिए हमने अभी तक जितने भी जो है नियमों के बारे में सीखा है, जितनी भी टेक्निक के बारे में सीखा है, उन सभी को अप्लाई करना है और फिर जो है इस तारा मिलान पद्धति की सहायता हमें लेनी है, जिससे कि हम आश्वस्त हो जाएं कि जो जिस ग्रह की महादशा चल रही है वो दशा हमारे जीवन में क्या लेकर आएंगी। अलग अलग जो है अंतरदशा के साथ जो कॉम्बिनेशन बैठता है, उन कॉम्बिनेशन का हमें किस प्रकार के जो है रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो पूरी दशाओं का अंदाज लगाने के लिए ये तारा मिलान पद्धति बहुत ही सहायक सिद्ध होती है। देखिए, इस पद्धति का इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले जो हमें 27 नक्षत्रों के बारे में अच्छी तरह जानकारी होनी चाहिए कि 27 नक्षत्र जो है कौन कौन से हैं। अगर इन्हें याद कर लिया जाए अच्छी तरह से तो एक अच्छी स्थिति बनती है, क्योंकि जब आप किसी भी चीज़ का एनालिसिस करते हैं तो आप किताब में देख देख कर जो है काउंटिंग करते हैं या कैलकुलेशन करते हैं, तो फिर आपका जो है एक रिदम बिगड़ जाता है। परंतु वही चीज़ अगर आपको अच्छी तरह से याद हो तो फिर एनालिसिस करते समय आपका जो है एक रिदम बनता है, जिससे आप एक अच्छे नतीजे प्राप्त कर सकते हैं। परंतु अभी के लिए आप जो है इस चार्ट को देख के भी काम चला सकते हैं। अभी देखिए, मैंने जो है यहाँ पर ये 1 से लेकर जो है ये 27 ये नक्षत्रों का पूरा यहाँ पर डिटेल दिया है। आप इन्हें देखकर जो है नक्षत्रों के बारे में जान सकते हैं। अभी हमें यहाँ पर करना क्या है कि सबसे पहले तो हमें जो अभी तक बेसिक सीखे हैं उनका इस्तेमाल करना है। जैसे मान लीजिए कि अभी इस समय शुक्र की महादशा चल रही है, ये इस कुंडली में ये शुक्र है और शुक्र की महादशा चल रही है। या फिर मान लीजिए कि यहां पर जो है बृहस्पति की महादशा चल रही है और बृहस्पति की महादशा में यहां पर समझ लीजिए मंगल की अंतर्दशा चल रही है। तो हमें सबसे पहले ये करना है कि बृहस्पति की स्टैंक कुंडली के अंदर कैसी है वो हमें लगन कुंडली में चेक करना है, फिर उसको नवांश के अंदर वेरीफाई करना है। फर्स्ट काम, हमें मालूम चल जाता है कि ये बृहस्पति जो है
ताकतवर है, जैसा कि इस कुंडली में हम देख रहे हैं बृहस्पति यहाँ पर उच्च का बना हुआ है। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेप आता है कि जिन जिन ग्रहों की दशा चालू है, गुरु की जो है यहाँ पर महादशा चालू है, मंगल की अंतर्दशा, तो हमें ये देख लेना है कि जो ग्रह अपनी अपनी दशाओं में एक्टिवेटेड है उनकी लगन के प्रति सोच क्या है। उसके बाद हमें ये देखना है कि दोनों ग्रहों के बीच में संबंध कैसे हैं। यहाँ तक जो है हमारे जो है बेसिक्स कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं दशाओं की। यहाँ पर बृहस्पति की दशा चल रही है और बृहस्पति हमारा जो है यहाँ पर ये लगन में बैठा हुआ है और ये मंगल जो है छठे घर में बैठा हुआ है। अब हमें ये देखना है कि हम तारा मिलान पद्धति से इस कुंडली का, इस दशा का विश्लेषण जो है किस प्रकार से कर सकते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले जो है ये देखना है कि महादशा लॉर्ड कौन से नक्षत्र में बैठा हुआ है। जैसे कि देखिए यहां पर बृहस्पति जो है कर्क राशि में बैठा हुआ है और कर्क राशि में 3 नक्षत्र हमें देखने को मिलते हैं, पुनर्वसु, पुष्य और आश्लेषा। पुनर्वसु नक्षत्र जो है 3 डिग्री 40 मिनट तक होता है और 3 डिग्री 40 मिनट से 16 डिग्री तक जो है पुष्य नक्षत्र आता है और 16 डिग्री से 30 डिग्री तक आश्लेषा नक्षत्र देखने को मिलता है। अब मान लीजिए कि यहाँ पर ये बृहस्पति जो है 20 डिग्री का है, 16 डिग्री का मान 15 डिग्री का समझ लीजिए, तो 15 डिग्री के अंदर जो है ये पुष्य नक्षत्र आएगा। अब हमें जो है काम करना है कि जो ये पुष्य नक्षत्र है इसको हमें पेपर के अंदर लिख लेना है। अब हमें देखना है अंतर्दशा को। यहां पर अंतर्दशा का जो ग्रह है वो है मंगल और मंगल यहां पर धनु राशि में बैठा हुआ है। धनु राशि के अंदर 3 नक्षत्र जो है हमें देखने को मिलते हैं, मूल, पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा। अब यहां पर जो है 0 से लेकर 13 डिग्री 20 मिनट तक जो है ये मूल नक्षत्र आता है धनु राशि में और ये पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है, ये 13 डिग्री 20 मिनट से 26 डिग्री 40 मिनट तक जो है पाया जाता है और बाकी की डिग्री के अंदर जो है राशि खत्म होने तक ये उत्तराषाढ़ा नक्षत्र आता है। अब मान लीजिए कि ये हमारा मंगल जो है यहाँ पर 20 डिग्री का है, तो 20 डिग्री के अंदर जो है ये पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र हमें देखने को मिलता है। तो आप जो है इन नक्षत्रों को जो है पेपर के अंदर नोट डाउन कर लीजिए। कौन कौन से नक्षत्रों को? ये आपका जो है महादशा लॉर्ड का पुष्य नक्षत्र आ गया और ये अंतर्दशा लॉर्ड का नक्षत्र जो है पूर्वाषाढ़ा आ गया। अब ये 2 नक्षत्र जो है हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए। अब हमें जो है काम करना है कि आप महादशा लॉर्ड का जो नक्षत्र पुष्य है यहां से आपको गिनना शुरू करना है
और तब तक गिनना है जब तक कि जो है माह अंतरदशा लौट का नक्षत्र नहीं आ जाए। यहाँ पर अगर आप गिनेंगे तो आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, यानी कि 13वां नक्षत्र जो है पूरा साढ़ा आता है। अब इसमें जो है नियम क्या कहता है कि यदि जो रिमाइंडर आता है, जो नक्षत्र आता है, यदि वो नक्षत्र जो है 9 नंबर से ज़्यादा का आता है तो उसके अंदर हम 9 का भाग दे के रिमाइंडर निकाल लेते हैं। अब हम 13 के अंदर यदि 9 का भाग देंगे तो रिमाइंडर बचेगा यहाँ पर 4, और 4 के अंदर हमें देखना है कि जो तारा कौन सा आता है। कि 4 के अंदर जो है ये शेम तारा आता है। अब जो है ये शेम तारा है, हमें ये बताएगा कि ये दशा हमारी जो है किस प्रकार की जाएंगी। शेम का मतलब होता है सब कुछ सर्वसामान्य, नॉर्मल, कंफर्टेबल। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बृहस्पति के अंदर मंगल की जो अंतर्दशा है वो सामान्य रहेगी। ये हमारे जीवन में एक अच्छा समय लेकर आएंगी। अब हम यहाँ पे जो है 1 से लेकर जो 9 तारा है, इन सभी का अर्थ समझ के लेते हैं, जिससे कि हमें तारा मिलान पद्धति को समझने में थोड़ी आसानी रहेगी। देखिए, यदि रिमाइंडर यदि 1 आता है तो इसका मतलब होता है जन्म तारा, और जन्म तारा का मतलब ये होता है कि आप जितना प्रयत्न करेंगे, जितना एफर्ट लगाएंगे, उतना ही आपको बेनिफिट होगा, कम नहीं, ज़्यादा नहीं। तो ये स्थिति एक साधारण स्थिति बनती है। अब बात करते हैं हम 2 नंबर तारा की। 2 नंबर का मतलब होता है संपत्ति। जैसा कि नाम से ही ये समझ में आ रहा है, संपत्ति से संबंध होगा, तो ये फाइनेंस को ही रिलेट करता है। यदि 2 नंबर तारा आता है तो व्यक्ति के पास में जो है फाइनेंस आता है, व्यक्ति की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी बनती है। कुल मिला के ये तारा अच्छा माने जाता है। अब 3 नंबर आता है विपद का। विपद का मतलब आता है कि परेशानियां, विपत्तियां, ऑब्स्टेकल्स। तो ये जो है एक बुरी स्थिति बनती है। जब रिमाइंडर 3 बजता है तो समझ जाए कि इस दशा के अंदर कोई न कोई जो है परेशानियां, रुकावटें आने वाली है, विपरीत परिस्थिति आने वाली है। तो ये 3 नंबर का तारा जो है अच्छा नहीं माना जाता। 4 की हमने बात कर ही ली है। अब बात करते हैं हम 5वें नंबर की, प्रत्यरी। प्रत्यरी का मतलब होता है शत्रुता। इसे जो है अच्छा नहीं माना जाता। जब इस प्रकार का 5 नंबर का जो है ये रिमाइंडर बजता है तो इसका मतलब होता है कि इस दौरान आपका जो है क्लेश होगा किसी न किसी से। आपको संघर्ष करना पड़ेगा परिस्थितियों से, आपको शत्रुओं से जो है हानि हो सकती है। तो इस समय जो है आपको सोच समझ के जो है काम करना चाहिए। बिना सोचे समझे अगर काम करेंगे तो शत्रुओं से हानि होने का भय आपको रहेगा। अब बात करते हैं 6 नंबर तारा की। 6 नंबर का मतलब होता है साधक। साधक यानी किसी भी चीज को साधना, अचीव करना।
तो ये जो 6 नंबर का तारा है, ये व्यक्ति के जीवन में जो है किसी न किसी चीज़ के प्रति जो है की प्राप्ति को बताता है, अचीवमेंट को बताता है। तो 6 नंबर जो है एक अच्छा तारा माना जाएगा। अब बात करते हैं 7वें की। 7वें का मतलब होता है वध। वध यानी कि किसी भी चीज का नष्ट हो जाना, किसी भी कार्य का जो है समाप्त हो जाना, किसी भी काम को वाइंड अप कर देना। तो ये जो 7 नंबर होता है, अगर रिमाइंडर 7 बजता है तो हमें समझना चाहिए कि ये दशा हमारे जीवन में जो है तकलीफदायक रहेगी। या तो हम काम के अंदर परेशानी महसूस कर सकते हैं, वो काम का जो है वाइंड अप हो सकता है, या फिर किसी के साथ में हमारे संबंध विच्छेद हो सकते हैं, संबंधों का खात्मा हो सकता है। अब बात करते हैं हम 8 नंबर की। 8 नंबर का मतलब होता है मित्र। जैसा इसके नाम से ही हमें समझ में आता है कि मित्र यानी कि सपोर्ट, अनुकूल परिस्थितियां। जो भी आप काम करोगे उसके अंदर आपको जो है फेवरेबल कंडीशन आपको मिलेंगी और आपकी जो है ग्रोथ होंगी। ये दशा का जो कालखंड है ये आपके लिए अच्छा जाएगा। अब बात करते हैं 9 नंबर की। यदि रिमाइंडर 9 बजता है तो इसका मतलब होता है अति मित्र। हमने मित्र का मतलब समझा, अति मित्र यानी कि सुपर कंडीशन, बहुत शानदार परिस्थितियां। आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी, अनुकूल परिस्थितियां मिलेंगी। तो ये इस प्रकार से जो है 1 से लेकर जो है 9 नंबर तक 9 तारा हमें देखने को मिलते हैं। जो भी तारा हमें मिलता है, जो नंबर हमें मिलता है, जो रिमाइंडर हमें मिलता है, उसको जो है इस आधार पर हम विश्लेषण कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि यहां पर ये जो मंगल की अंतर्दशा है, ये अंतर्दशा लॉर्ड जो है यहां पर समझ लीजिए कि मंगल नहीं है। मंगल के बाद में जो है दशा आती है आपकी राहु की। ये राहु की दशा ही। अब हमें क्या करना है कि जैसा हमने अभी तक जाना है, समझा है, राहु को हमें देखना है कि राहु कौन से नक्षत्र में बैठा हुआ है। अब जब बात कन्या राशि की आती है तो कन्या राशि में हमें 3 नक्षत्र जो है देखने को मिलते हैं। एक है ये सूर्य का उत्तरा नक्षत्र, ये चंद्रमा का हस्त नक्षत्र, और ये मंगल का चित्रा नक्षत्र। तो हमें ये देखना है कि हमारा जो ये राहु है ये कौन से नक्षत्र में है। अब यहां पर जो है उत्तरा नक्षत्र जो आता है कन्या राशि में 10 डिग्री तक जो है पाया जाता है, और 10 डिग्री से जो है 23 डिग्री 20 मिनट तक जो है ये चंद्रमा का हस्त नक्षत्र आता है, और बाकी के समय में जो है ये आपका चित्रा नक्षत्र पाया जाता है। तो हमें देखना है कि राहु हमारा कौन सी डिग्री पे है। राहु समझ लीजिए कि 22 डिग्री पे है। तो 22 डिग्री पे होने का मतलब है कि हमारा यहाँ पर जो है चंद्रमा का हस्त नक्षत्र है, और हस्त नक्षत्र के अंदर ये राहु आया हुआ है। तो अब हमें जो है महादशा लॉर्ड का जो नक्षत्र है वहां से लेकर हमें
चंद्रमा के हस्त नक्षत्र जो है काउंटिंग करनी है। ये महादशा का जो है पुष्य नक्षत्र है। यहाँ से अगर हम हस्त तक गिनेंगे तो आप देखेंगे कि 1 2 3 4 5 6, यानी कि छठा नक्षत्र जो है हस्त का आता है। अब हमें यहाँ पर देखना 6 नंबर का मतलब समझना कि 6 नंबर में कौन सा तारा आता है। यहाँ पर हमें 6 नंबर के अंदर ये साधक तारा देखने को मिलता है। तो साधक का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को साधना, किसी भी चीज़ की प्राप्ति, अचीवमेंट। तो हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि महादशा लॉर्ड बृहस्पति की महादशा में ये जो राहु की अंतर्दशा आई है, ये हमारे लिए कोई न कोई जो है अचीवमेंट लेकर आई है। हम किसी न किसी चीज़ को अचीव यहाँ पर करते हुए पाए जाएंगे। अब यहाँ पर राहु के बाद में बृहस्पति की दशा आती है। ये नहीं, सॉरी, यहाँ पर जो है ये राहु का राहु की अंतर्दशा है। राहु के बाद में बृहस्पति आ जाता है। इसको मतलब ये दशा जो है यहाँ पर एंड हो जाती है। तो यहाँ पर इस प्रकार से जो है हमें दशाओं का जो है आकलन करना है। अब समझ लीजिए कि राहु ये बृहस्पति की महादशा में यहाँ पर शनि की अंतर्दशा है। ये राहु की महादशा में शनि की अंतर्दशा है। तो हमें यहाँ पर ये देखना है कि शनि जो है यहाँ पर कौन से नक्षत्र में बैठा हुआ है। शनि मेष राशि में है और मेष राशि में 3 नक्षत्र जो है हमें देखने को मिलते हैं, अश्विनी, भरणी और कृत्तिका। इन 3 नक्षत्रों के अंदर हमें ये देखना है कि हमारा शनि यहाँ पे कौन से नक्षत्र में है, और नक्षत्र देखने के लिए हमें शनि की डिग्री का मालूम होना जरूरी है। शनि मान लीजिए कि यहाँ पर जो है 15 डिग्री का है, तो 15 डिग्री के अंदर हमें कौन सा नक्षत्र देखने को मिलेगा ये हमें समझना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर अश्विनी जो नक्षत्र है वो 13 डिग्री 20 मिनट तक हमें देखने को मिलता है, और 13 डिग्री 20 मिनट से 26 डिग्री 40 मिनट तक ये भरणी नक्षत्र, और बाकी के समय में कृत्तिका। तो हमारा जो शनि यहाँ पर 15 डिग्री पे है, तो 15 डिग्री पर ये हमें भरणी नक्षत्र देखने को मिलेगा, जो कि शुक्र का नक्षत्र है। अब हमें क्या करना है कि बृहस्पति का जो नक्षत्र है पुष्य, यहां से हमें जो है काउंटिंग करते हुए भरणी तक जाना है। तो यहां से हम गिनती करेंगे। देखिए आप 1 2 और 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और 22, यानी कि 22वां जो नक्षत्र है वो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। अब हमें 22 के अंदर 9 का भाग लगाना है, तो हमारे पास में बचा 4, और 4 नंबर के ऊपर आता है ये शेम तारा। शेम तारा का मतलब होता है कि सब कुछ नॉर्मल रहेगा, सर्व सामान्य रहेगा, जैसा चल रहा है वैसा चलता रहेगा। आपका जो रिदम है, जो रूटीन है वो बना रहेगा। तो इसका मतलब जो है ये बृहस्पति के अंदर शनि की जो अंतर्दशा आई है, इसमें हमें जो है सहूलियत मिलेगी काम करने की। हम अपनी तरीके से अपने काम को जो है आगे बढ़ा सकते हैं। किसी प्रकार की कोई रुकावटें या बंधन या किसी प्रकार की कोई तकलीफ इस दौरान आने वाली नहीं है। अब मान लीजिए कि यहाँ पर शनि के बाद में आती है
बुध की अंतर्दशा, ये बुध यहाँ पर जो है कर्क राशि में ही बैठा हुआ है बृहस्पति के साथ में, और कर्क राशि में जो है ये वापस 3 नक्षत्र हमें देखने को मिलते हैं, पुनर्वसु, पुष्य और अश्लेषा। अब यहाँ पर कर्क राशि में पुनर्वसु नक्षत्र जो है 3 डिग्री 20 मिनट तक हमें देखने को मिलता है। 3 डिग्री 20 मिनट से 16 डिग्री 40 मिनट तक पुष्य नक्षत्र, और बाकी के समय में 30 डिग्री तक जो है ये बुध का अश्लेषा नक्षत्र आता है। अब हम एक बार ये मान के चलते हैं कि हमारा जो ये बुध है वो 10 डिग्री पे है, तो 10 डिग्री पे यहाँ पर पुष्य नक्षत्र हमें देखने को मिलेगा जो कि शनि का नक्षत्र है। अब हमारा पुष्य नक्षत्र जो है हमारे महादशा लॉर्ड बृहस्पति का भी नक्षत्र है और अंतर्दशा लॉर्ड बुध का भी नक्षत्र है। तो इसका मतलब हुआ एक होता है जन्म तारा का। तो इसका मतलब ये निकलता है कि आप जो भी प्रयत्न करेंगे, जो भी एफर्ट लगाएंगे, उसी के हिसाब से जो है आपका ये समय जाएगा। यानी कि सामान्य समय रहेगा, ज़्यादा ना तो कोई तकलीफ़ें तभी आएंगी जब आपका कर्म कुछ उस प्रकार का होगा, या आपको फ़ायदा भी तभी मिलेगा जब आपने कुछ अच्छा काम किया हो। तो कुल मिलाकर हम इसे सामान्य परिस्थिति कह सकते हैं। अब बुध के बाद में आता है केतु की महादशा। केतु यहाँ पर मीन राशि में बैठा है, और मीन राशि के अंदर ये 3 नक्षत्र हमें देखने को मिलते हैं। पूर्व भाद्रपदा जो कि बृहस्पति का नक्षत्र है, उत्तर भाद्रपदा जो कि शनि का नक्षत्र होता है, रेवती जो कि बुध का नक्षत्र है। ये बृहस्पति का नक्षत्र जो होता है वो पूर्व भाद्रपदा, वो 3 डिग्री 20 मिनट तक हमें देखने को मिलता है। उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र जो है हमें 3:20 से 16 डिग्री 40 मिनट तक देखने को मिलता है, और बाकी के 30 डिग्री तक हमें ये जो रेवती नक्षत्र मिलता है। तो हमारा जो ये इस कुंडली के अंदर केतु है वो समझ लीजिए कि 10 डिग्री पे बना हुआ है। तो 10 डिग्री तक ये शनि का जो है उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र पाया जाता है। तो अब हमें क्या करना है कि महादशा लॉर्ड बृहस्पति का पुष्य नक्षत्र है, यहाँ से हमें गिनना शुरू करना है और यहाँ उत्तर भाद्रपदा तक जाना है। तो अगर हम गिनेंगे तो देखिए यहाँ पर 1 2 और 9 11, और 11 और 8 19, ये 19 नंबर आता है। 19 के अंदर हम 9 का भाग लगाएंगे तो हमारे पास में शेष बचता है 1। ये 19 के अंदर 1 बचता है, तो फिर इसका मतलब हुआ ये हमारा जन्म तारा आ गया। 1 मिनट है, सॉरी, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। तो 19 के अंदर हमने 9 का भाग लगाया तो हमारे पास में बचा 1 का मतलब होता है जन्म तारा। यानी कि जैसे हमारे एफर्ट रहेंगे उसी तरह के हमको जो है लाभ यहाँ देखने को मिलेंगे। अब केतु के बाद में शुक्र की दशा आती है। शुक्र कन्या राशि में है, और कन्या राशि के अंदर हमें ये 3 नक्षत्र देखने को मिलते हैं, उत्तरा, हस्त और चित्रा। अब मान लीजिए कि हमारा जो ये शुक्र है वो चित्रा नक्षत्र में है, तो हमें जो है पुष्य नक्षत्र से जो है काउंटिंग शुरू करनी है और चित्रा तक हमें देखना है।
कि कौन से नंबर का जो है ये नक्षत्र आता है। तो गिनेंगे हम 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7वां नक्षत्र जो है वो चित्रा आता है। तो 7 नंबर का हम अर्थ निकालेंगे। 7 नंबर का तारा आता है वध, और वध का मतलब होता है किसी भी चीज़ का वाइंड अप हो जाना, किसी काम का जो है रुक जाना या बंद हो जाना, यानी कि मुश्किल परिस्थितियां जो है व्यक्ति के सामने आएंगी। तो हम ये कहेंगे कि ये जो बृहस्पति के अंदर शुक्र की अंतर्दशा आई है, ये समय व्यक्ति के लिए जो है कुछ परेशानियां लेकर आएंगी। कुछ न कुछ जो है खत्म होने वाला है, कुछ न कुछ बंद होने वाला है, किसी न किसी चीज़ की समाप्ति होने वाली है। तो हमें उस चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए। अब शुक्र के बाद में सूर्य की दशा आती है। तो सूर्य को हमें देखना है कि कौन से नक्षत्र में है। सूर्य सिंह राशि में है, और सिंह राशि के अंदर हमें 3 नक्षत्र देखने के मिलते हैं, मघा, पूर्वा और ये उत्तरा। 3 नक्षत्र में से हमें यह देखना है कि हमारा सूर्य कौन से नक्षत्र में है। मान लीजिए कि हमारा सूर्य यहाँ पर जो है मघा नक्षत्र में बना हुआ है, तो हमें यह देखना है कि मघा नक्षत्र पुष्य से कौन सा है। 1 2 3, यानी कि तीसरे नंबर का नक्षत्र जो है मघा आता है। और 3 नंबर तारे का मतलब होता है विपत्त, यानी कि बृहस्पति की इस महादशा में जो सूर्य की अंतर्दशा आएंगी वो हमारे लिए विपत्तियां लेकर आएंगी, परेशानियां लेकर आएंगी। हमें इसके लिए तैयार रहना चाहिए। अब सूर्य के बाद में जो नेक्स्ट दशा आती है वो आती है चंद्र की। चंद्रमा यहाँ पर मिथुन राशि में है, और मिथुन राशि के अंदर 3 नक्षत्र हमें देखने को मिलते हैं। शुरुआत होती है मृग नक्षत्र से, जो कि 6 डिग्री 40 मिनट तक पाया जाता है। उसके बाद में आता है आद्रा नक्षत्र, 6 डिग्री 40 मिनट से 20 डिग्री तक यहाँ पर आद्रा नक्षत्र आता है, जो कि राहु का नक्षत्र है। और 26 डिग्री 40 मिनट से 30 डिग्री तक ये पुनर्वसु नक्षत्र आता है, जो कि बृहस्पति का नक्षत्र है। इसका बाकी का जो पार्ट है वो कर्क राशि में आ जाता है पुनर्वसु का। तो हमें डिग्री देखनी है चंद्र की, चंद्र कौन से डिग्री पे है। मान लीजिए कि हमारा चंद्र जो है यहाँ पर 20 डिग्री का है, तो 20 डिग्री के ऊपर ये हमें आद्रा नक्षत्र देखने को मिलता है। हम यहाँ पर पुष्य नक्षत्र से यदि आद्रा को अगर गिनेंगे तो यहाँ पर देखिए 9 1 2 और ये 18 20 21 22 23 24 25 और 26, यानी कि जो 26वें नंबर का जो नक्षत्र है वो हमें देखने को मिलता है। यदि हम 26 के अंदर 9 का भाग लगाएंगे तो हमारे पास में बचता 8, और 8वें नंबर का तारा होता है मित्र तारा। मित्र यानी कि फ्रेंडली एनवायरनमेंट, फ्रेंडली कंडीशंस। आपको जो भी काम करेंगे आपको सपोर्ट मिलेगा, परिस्थितियों का सहयोग आपको मिलेगा। तो इस प्रकार से हम कहेंगे कि ये जो बृहस्पति की महादशा है उसमें ये चंद्रमा की जो अंतर्दशा चल रही है, इस दशा में हमें किसी न किसी प्रकार का सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। तो इस प्रकार से जो है ये दशा जो है हमारे लिए अनुकूल रहेगी। अब चंद्रमा के बाद में मंगल की अंतर्दशा आती है। ये मंगल यहाँ पर धनु राशि में बैठा है, और धनु राशि के अंदर 3 नक्षत्र देखने को मिलते हैं, मूल, पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा। अब मंगल यहाँ पर मान लेते हैं कि हम यहाँ पर उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में बैठा हुआ है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र को हम महादशा से हम चेक करेंगे तो यहाँ पर देखिए पुष्य नक्षत्र पहला नक्षत्र है, 1 2 और 9 11 12 13 14, यानी कि 14वें नंबर का जो नक्षत्र आता है वो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र हमें देखने को मिलता है।
14 में 9 का हमने भाग लगाया तो हमारे पास में रिमाइंडर बचता है 5, और 5 का मतलब होता है प्रथेरी। प्रथेरी मतलब शत्रुता। यानी कि जो बृहस्पति की महादशा में ये जो मंगल का अंतर है, ये हमें जो है सावधान रहने की तरफ इशारा करता है कि इस दौरान हम सोच समझ कर काम करें, और जो भी हमारे सामने कुछ विपरीत परिस्थिति आए उसको हम सावधानी के साथ में जो है पार पाएं, क्योंकि इस दौरान हमारी किसी से शत्रुता हो सकती है, शत्रुओं से हमें परेशानी हो सकती है, कुछ मुश्किल परिस्थितियां आ सकती है। उनमें से किस तरह से हमें निकलना है, उसके लिए हमें माइंडसेट बना के रखना है। मंगल के बाद में अंतर्दशा आती है राहु की, जिसके बारे में हमने पहले ही डिस्कस किया है। तो इस प्रकार से हम तारा मिलान पद्धति के द्वारा दशाओं का अध्ययन कर सकते हैं, जो पूरी तरह से नक्षत्र के ऊपर आधारित है, और इससे हमें जो है फायदा ये मिलता है कि हमें पूरी की पूरी महादशा का एक नज़र के अंदर आकलन करने को मिल जाता है कि ये महादशा जो है आखिर में हमें क्या देने वाली है, इस महादशा से हम किस किस प्रकार की जो है परिस्थिति से जो है हमें गुजरना होगा। इससे हमें ये बात भी समझ में आती है कि महादशा का जो एक कालखंड होता है वो एक लंबा कालखंड होता है, और इस कालखंड के दौरान व्यक्ति के जीवन में उतार भी आते हैं और व्यक्ति के जीवन में चढ़ाव भी आते हैं। यानी कि अप्स एंड डाउन्स दोनों ही परिस्थितियां व्यक्ति को इस कालखंड में देखने को मिल जाती है। तो वो कौन कौन सा समय रहेगा जब हमारा उत्थान होगा, और वो कौन सा समय होगा जब हमारा पतन होगा। हमें इस बात का जो है अगर भान हो जाए, इस बात का हमें अंदाजा हो जाए, तो हम जो है परिस्थितियों का अच्छी तरह से फायदा उठा सकते हैं और मुश्किल परिस्थिति से हम बच सकते हैं। समझ लीजिए कि कोई समय जो है व्यक्ति के लिए बहुत अच्छा जा रहा है। समझ लीजिए फाइनेंस की बात करते हैं। समझ लीजिए बृहस्पति की महादशा है, उसमें हमें संपत्ति तारा देखने को मिला। एक समय के लिए मान लेते हैं, एक हाइपोथेटिकल बात हम कर रहे हैं। समझिए कि बृहस्पति की महादशा चल रही है, उसमें समझ लीजिए कि हम ये मान के चलते हैं कि ये जो चंद्र की जो अंतर्दशा है उससे हमें संपत्ति तारा देखने को मिलता है। मान लेते हैं एक बार। तो संपत्ति का मतलब होता है कि इस दौरान आपकी फाइनेंशियल कंडीशन जो है अच्छी रहेगी, आपको फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा, आपकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ जो है इस दौरान बढ़ेगी। तो इस कालखंड के अंदर जाहिर सी बात है कुछ पैसा हमारे हाथ में आएगा, तो हम उस पैसे का जो है इन्वेस्टमेंट करेंगे, या फिर उसको किसी न किसी रूप में खर्चा करेंगे, या फिर जो है उसको बैंक में जमा कराएंगे, या किसी भी तरह से जो है उसको बचा के रखेंगे। अब ये दो परिस्थितियां बन गई, या तो हम उसको बचा के रखेंगे या फिर उसका खर्चा करेंगे। परंतु हमें जब ये मालूम चल जाएगी कि चंद्रमा के बाद में मंगल की अंतर्दशा आ रही है, और मंगल की दशा अंतर्दशा जो है एक समय के लिए हम मान लेते हैं कि ये जो 7वें नंबर का तारा लेकर आ रही है। 7वें नंबर का मतलब होता है वध। किसी भी चीज़ का रुक जाना, बंद हो जाना, वाइंड अप हो जाना, विपरीत परिस्थितियां आना, काम करने में जो है तकलीफें आना, हमें किसी चीज़ का रुकने का, बंद होने का इशारा कर रही है अंतर्दशा, जो चंद्रमा के बाद में नेक्स्ट आने वाली है। तो जाहिर सी बात है जब ये हमारी चंद्रमा की दशा जो अच्छी चल रही है, फाइनेंस के लिहाज से हम जो है इसके अंदर पैसा अर्न कर रहे हैं, और जब हमें ये पता चल जाता है कि नेक्स्ट महादशा आई है, हमारा काम जो है इसमें रुकने वाला है, या फिर किसी प्रकार की जो है हमें तकलीफ़ें आने वाली है,
तो हम उसका मैनेजमेंट अगर चंद्रमा की महादशा रहते रहते ही कर ले, हम पैसे को खर्च नहीं करके उसको जो है इन्वेस्टमेंट कर दें या फिर उसको बचा के रख लें, तो आने वाली अंतर्दशा जो मंगल की है, इसमें जो हमें हानि होने वाली है, जो परेशानियां हमें आने वाली है, उससे बचने के लिए, उसका बचाव करने के लिए, इस बुरे समय को निकालने के लिए हम जो है प्रबंध कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो ये तारा मिलान पद्धति है वो हमारी जो है बहुत सहायक होती है, हमें कंडीशंस को मैनेज करने में जो है सहूलियत मिलती है। इस पद्धति का इस्तेमाल करके हम एक अच्छा प्रेडिक्शन कर सकते हैं, परंतु ये प्रेडिक्शन करने के लिए हमें जो है बाकी की चीज़ों को फॉलो करना होता है। कैसे, इसको भी ज़रा हम एक नज़र मान लेते हैं। हालांकि इसके लिए जो है मैंने महादशा की जो हमारी सीरीज चली है उसमें 3 वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिए हैं। आप उन 3 वीडियोस को देखेंगे, समझेंगे, तो आपको ये तरीका पूरी तरह से जो है समझ में आएगा और आप जो है महादशा और अंतर्दशा का जो अध्ययन है वो बड़े प्रभावशाली तरीके से आप कर पाएंगे। और ये जो तारा मिलान पद्धति है ये एडिशनल पद्धति है जो आपको और ज़्यादा सहूलियत प्रदान करेगी। तो हम बाकी के नियम को लगाते हुए एक उदाहरण के द्वारा हम समझेंगे। अब जैसा कि हमने क्या देखा कि ये जो बृहस्पति की महादशा चल रही है, इसके अंदर हम एक बार मान लेते हैं कि ये जो मंगल है, मंगल की अंतर्दशा है, और ये जो मंगल है ये मान लीजिए कि यहाँ पर 5वें घर के अंदर बैठा हुआ है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्या देखना है कि कुंडली के अंदर बृहस्पति और मंगल दोनों की स्ट्रेंथ क्या है। जैसा कि हम कुंडली के अंदर देख रहे हैं, बृहस्पति यहाँ पर कर्क राशि में उच्च का है, और एक बार हम मान लेते हैं कि नवांश कुंडली के अंदर ये बृहस्पति जो है वर्गोत्तम बना हुआ है। वर्गोत्तम का मतलब ये हुआ कि आप जैसे बाहर से दिख रहे हैं वैसे ही आप अंदर से, आपके अंदर किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं है, आपके अंदर कोई मिलावट नहीं है। आपका जो स्वभाव है वो नेचुरल स्वभाव है। और नेचुरल स्वभाव क्या है? बृहस्पति यहाँ पर उच्च का बना हुआ है, और उच्च का मतलब होता है कि आपके काम जो है बड़े ऊंचे लेवल के होंगे, बड़े लेवल के होंगे। आप जिस किसी काम को करेंगे ऊंची सोच रखकर काम करेंगे, और ये नवांश कुंडली के अंदर वेरीफाई हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ये बृहस्पति है यहाँ पर शक्तिशाली है, इसके पास ये स्ट्रेंथ है। अब हमें जो है अंतर्दशा लोड को देखना है। अंतर्दशा लोड हमारा बनता है मंगल, मार्स, और यह मंगल जो है यहाँ पर एक त्रिकोण स्थान के अंदर बैठा हुआ है, खुद की राशि में बैठा हुआ है। तो यहाँ पर मंगल की पोजीशन भी होगी स्ट्रेंथ। अब यहाँ नवांश कुंडली के अंदर हम मान लेते हैं कि मंगल जो है यहाँ पर उच्च का बना हुआ है, तो मंगल की कंडीशन जो लगन के अंदर बनी हुई थी नवांश के अंदर जो है वो और ज़्यादा बढ़ गई। तो इसका मतलब हुआ कि जो अंतर्दशा लोड है वो भी हमारा शक्तिशाली है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें स्ट्रेंथ का मालूम चल गया। अब हमें जो नेक्स्ट काम करना है वो ये करना है कि जो महादशा लोड है और अंतर्दशा लोड है उसकी लगन के प्रति सोच कैसी है। हमारा महादशा लोड जो है यहाँ पर लगन लोड बना हुआ है, यानी कि केंद्र का अधिपति है, और अंतर्दशा लोड है वो यहाँ पर त्रिकोण का अधिपति है और त्रिकोण के अंदर ही बैठा हुआ है, यानी कि दोनों ही ग्रहों को केंद्र बल भी मिला हुआ है, और यहाँ पर दोनों ही ग्रह त्रिकोण के भी स्वामी हैं।
यानी कि केंद्र और त्रिकोण का मिलन। केंद्र का मतलब होता है कि ऊर्जा, शक्ति, पावर, यानी कि इस दौरान जो है, इस महादशा और अंतर्दशा के अंदर ये नेटिव को जो है शक्तिशाली बनाएंगे, पावरफुल बनाएंगे, सक्षम बनाएंगे। और अंतर्दशा का लॉर्ड जो है मंगल, वो यहाँ पर त्रिकोण का भी स्वामी है। तो त्रिकोण स्वामी, और त्रिकोण स्वामी का मतलब होता है कि हर लिहाज से व्यक्ति को जो है अपलिफ्ट करना, उसको सहूलियत प्रदान करना। कुल मिलाकर इन दोनों का जो है मतलब ये हो गया कि महादशा लॉर्ड और अंतर्दशा लॉर्ड दोनों ही ग्रह ये चाहते हैं कि इस व्यक्ति का भला हो, इस व्यक्ति को ग्रोथ मिले, इस व्यक्ति को जो तरक्की मिले। तो ये हुआ हमारा स्टेप नंबर 2। अब तीसरा स्टेप है, क्या दोनों एक दूसरे से जो है संबंध बना रहे हैं। यदि दोनों ग्रह यदि आपस में एक दूसरे से संबंध बना रहे हो तो इसका मतलब होता है ये मिलजुल कर परिणाम देंगे, दोनों के अंदर सामंजस्य रहेगा, दोनों ही मिलकर लगन का भला करना चाहते हैं और साथ ही साथ दोनों के अंदर अंडरस्टैंडिंग भी है। इसका मतलब ये महादशा और अंतर्दशा का पीरियड है वो बहुत शानदार जाएगा। यहां पर बृहस्पति को देखें तो बृहस्पति जो है 5वीं दृष्टि से जो है मंगल को देख रहा है। तो मतलब दोनों के अंदर जो है संबंध बने हुए हैं। यहां पर बृहस्पति का प्रभाव मंगल के ऊपर है, जो कि एक अच्छी बात है, अच्छा संकेत है। अब ये इन दोनों ही कंडीशन के अंदर हमारे ग्रह जो है अच्छे हैं, तो इसका मतलब जो है ये महादशा और अंतर्दशा का जो कॉम्बिनेशन है वो हमारे लिए अच्छा जाएगा, इसमें कोई शंका की गुंजाइश नहीं बचती। अब इसके बाद में जो है हम दशा के ऊपर आ जाते हैं। महादशा लॉर्ड बृहस्पति है, ये हमारा लगन में बैठा हुआ है, और अंतर्दशा लॉर्ड जो है ये 5वें घर में बैठा हुआ है। यानी कि दोनों ग्रहों के अंदर 1 और 5 का जो है 5 और 9 का संबंध बना हुआ है। हम यदि बृहस्पति से यदि मंगल को गिनेंगे तो 5वां आता है, और यदि मंगल से हम बृहस्पति को गिनेंगे तो ये 9वां बनता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यानी कि 5-9 का संबंध हो गया। और 5-9 का मतलब होता है नव पंचम योग, जो कि कुंडली का सबसे शुभ योग और सबसे शक्तिशाली योग होता है। इस योग के अंदर व्यक्ति जो है हर तरफ से प्रगति करता है, हर तरफ से व्यक्ति को लाभ मिलता है, सपोर्ट मिलता है, व्यक्ति को जीवन में अवसर मिलते हैं, और अवसरों को लाभ उठाने के लिए व्यक्ति को अनुकूल से अनुकूल परिस्थितियां मिलती है, और व्यक्ति कम से कम समय में जो है ज्यादा से ज्यादा तरक्की करता है। इस योग के बारे में अगर आपको ज्यादा समझना है तो आप हमारे पिछली वीडियो को जाकर देख सकते हैं, जो सीरीज के 3 वीडियो है, उनको देखने से आपको जो है सब चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। अब इसका मतलब हमें यह मालूम चल गया कि दोनों ही ग्रहों का जो कॉम्बिनेशन है वो अच्छा है। ये महादशा हमारे लिए जो है अच्छे परिणाम लेकर आएंगी। अब हम इसके बाद में तारा मिलान पद्धति के द्वारा इस कुंडली का विश्लेषण करेंगे। बृहस्पति हमारा जो है पुष्य नक्षत्र में है, और मंगल जो यहाँ वृश्चिक राशि में आता है, और वृश्चिक राशि के अंदर हमें 3 नक्षत्र जो है देखने को मिलते हैं, विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा। यहाँ पर विशाखा, अनुराधा और ये ज्येष्ठा। मान लीजिए कि हमारा जो शनि है, ये मंगल है, ये यहाँ पर समझ लीजिए कि अनुराधा नक्षत्र, ये समझ लीजिए कि अनुराधा नक्षत्र में आ रहा है, अनुराधा ने ज्येष्ठा नक्षत्र में आ रहा है। तो ज्येष्ठा का मतलब से काउंटिंग करेंगे हम
तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11। तो 11 में हमने 9 का भाग लगाया तो हमारे पास में बचता है शेष 2, और 2 को हम देखेंगे यहाँ पर हमें मिलता है संपत्ति तारा। संपत्ति का मतलब होता है संपत्ति। तो इसका मतलब ये हुआ कि बृहस्पति की महादशा में जो मंगल की अंतर्दशा चल रही है वो हमें जो है फाइनेंशियल स्टेटस दिलाएगी। इस दौरान हमें फाइनेंशियल ग्रोथ मिलेगी। तो इस प्रकार से हम जो है पूरी कुंडली का विश्लेषण कर सकते हैं। तारा मिलान पद्धति का उपयोग करके हम इसका फायदा उठा सकते हैं। आप जो है इस महादशा और अंतर्दशा का अध्ययन करने के लिए हमारे बाकी का वीडियो भी आप देखिए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। 3 वीडियो अभी तक अपलोड किए हैं मैंने। आप अगर उन तीनों वीडियो को अगर देखेंगे तो आपको नक्षत्र के आधार पर भी आपको जो है पद्धति, नक्षत्र के आधार पर भी आपको इन दशाओं का विश्लेषण करने का तरीका सीखने को मिलेगा, और बाकी की जो पद्धति है उनके द्वारा भी आपको जो है समझने का अवसर मिलेगा। तो आप उनको ज़रूर देखिए, और उम्मीद करता हूं कि ये हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो आप इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई विषय के साथ में, नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए इजाज़त। थैंक यू।